अपना फंडा हिंदी का डंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा। नमस्कार, माय चैनल हिंदी का फंडा। आज मैं आपको साहित्य सागर की काकी चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। सियाराम शरण का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ था। आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा के आजीवन प्रभावित रहे हैं। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 में इनका निधन हो गया। अनाथ, आद्रा, पूर्वाचल इनके काव्य खंड, मानुषी इनकी कहानियाँ संग्रह, पुण्य पर्व नाटक, अनुरूपा और अमृतपुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास, झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय हैं। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक है। अभी मैं आपको काकी कहानी पढ़कर पहले बुक से सुनाऊंगी, उसके बाद इसका सार मैं आपको बताऊंगी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में गुमराह मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा से ढके हुए कंबल पर भूमि पर शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इन्हें उठाकर इस तरह कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो ही गया। वह बात छिपी न रह सकी। काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही अंतराल में यह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने आसमान पर पतंग को उड़ते हुए देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा और विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगवा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ दिखा। इधर उधर देखकर उसके ने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगवा दो।
देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई, एक अंधेरे कमरे में उसके में डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला अगर किसी से ना कहो तो एक बात कहूँगा। भोला ने सिर हिलाकर कहा, हाँ किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के पास भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उसका नाम भी लिखवा देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो तुम्हारी बहुत ठीक है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली होती है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं पाएगी, इसे टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम तो है नहीं, वहीं और घर के जो आदमी काकी को बिना दया माया के शमशान में जला के आ गए हैं, वह क्या पतंग की डोर के लिए पैसे देंगे? उनसे इस बात के लिए कुछ कहना उचित होगा। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे सारी रात नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को दिया। बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना पड़े, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगाना। एक रस्सी छोटी हो जाएगी तो जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा दूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ पहुँचे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग के लिए निकाला है। विश्वेश्वर ने श्यामू को तमाचे जड़ दिए। चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। उन रस्सियों को देखकर कहा, ये किसने मंगवाई है? भोले ने कहा, इन्होंने यानी श्यामू ने ही मंगवाई है। कहते थे कि इन्हें पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे ले आएंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहाँ खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था, काकी। यह काकी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अभी इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डालूँगी जिसमें काकी का स्टोरी होगा, छोटा सा स्टोरी। इसी प्रकार आप काकी कहानी जो इस बुक में दिया गया है उसको 2-3 बार पढ़ें और उसके बाद आप कहानी आपको अच्छे तरह से याद हो जाएगी और उसके बाद आप वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर भी अपने शब्दों में लिख पाएंगे। धन्यवाद।